अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार में मैं हूँ सीमन हाशमी। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मैं आईजी ऑफिस में मौजूद हूँ। पुलिस का इदारा एक ऐसा इदारा जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात फराहम करने के लिए मौजूद है, लेकिन अवाम उसी से नाखुश नज़र आती है। इस इदारे को बहुत ज़्यादा मुतनाज़िर भी बनाया गया, बहुत से इल्ज़ामात भी लगते हैं, पॉलिटिकल एपॉलिटिकल है नहीं है, किस तरीके से काम कर रही है, आवाम की बेहतर फैसिलिटीज़ के लिए इस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है। आज आईजी पंजाब की ज़ुबानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस डिपार्टमेंट को बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है, कैसे इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले आवाम के लिए डिलीवर करेंगे और फिर ये इदारा इस डिपार्टमेंट में काम करने वालों को क्या डिलीवर करेगा, यानी कि पुलिस की वेलफेयर के लिए क्या काम होगा, आवाम की बेहतर फैसिलिटीज़ के लिए पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह से अपना 100% दे सकती है, इसके पीछे विजन क्या है, आईजी पंजाब किस तरह से काम कर रहे हैं, आज आपको दिखाएंगे। आए मेरे साथ। जब भी हम पुलिस की बात करते हैं, एक ऐसे डिपार्टमेंट की बात करते हैं जिसका डायरेक्टली लिंक आवाम के साथ होता है, आवाम की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा वाबस्ता होती हैं, उसके लिए उसके सरबराह उस डिपार्टमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, ये बहुत मैटर करता है। और मैं हमेशा पर्सनली इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि अगर डिपार्टमेंट का लीडर, हेड, सरबरा एक कॉम्पिटेंट इंसान हो तो वो ना सिर्फ उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के लिए बल्कि उस डिपार्टमेंट से जो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ और पूरी सर्विस डिलीवरी होनी होती है उसके लिए हमेशा काम करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर मौजूद हैं, जो जहाँ पे भी अपॉइंटेड रहे हैं अपने निशान छोड़ के गए हैं अच्छे अल्फाज में, अच्छे कामों की सूरत में, और इस वक्त पंजाब पुलिस को लीड कर रहे हैं और किस तरह से उनकी बेहतरी के लिए और साथ साथ आवाम को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं, इस पर आज बात होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस रिमार्क्स। इट्स बीन समथिंग लाइक 12-13 years since I came in your program for the first time. जी जी, थैंक यू सो मच सर। मैं आई ऑलवेज बीन फॉलोइंग यू, स्पेशली जब हम FIA के दौर का जिक्र करते हैं तो क्या ज़बरदस्त और रिमार्केबल एग्जांपल्स आप सेट करके गए हैं कि आपकी उस अपॉइंटमेंट के बाद भी वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है, एक पैटर्न सेट हो गया, सस्टेनेबल एफर्ट। एग्जैक्टली। अब आप वही काम मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि मैं हर रोज़ खबरें देख रही हूँ कि एस्केलेट हुए हैं वो चीज़ें जो रुकी पड़ी थी कई सालों से, वो ऐसा लग रहा है कि बस अब भाग रही हैं, दौड़ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं ये काम ये भी कर दूँ, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं। कैसा जा रहा है आपका ये टेन्योर? पहली बात तो ये है कि बहुत सारे काम बहुत अच्छे मेरे पहले बहुत सारे आईजीज़ ने शुरू किए। मुश्ताक सुखेरा साहब ने किए, इनाम गनी साहब ने किए और उससे पहले के बहुत सारे आईजीज़ ने किए। वो इनिशिएटिव जो हैं उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं और ज़रा स्पीड से बढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे एडिशनल आईजीज़ हैं, DIGs हैं, RPOs वन ऑफ द बेस्ट लगे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो बनती हैं वो उसका एक मकसद है, वो ये है कि आवाम को, आम आदमी को, मज़लूम को उसका हक़ मिले और जालिम का हाथ रुके। ये तमाम जो हम बात कर रहे हैं ना कि पुलिस क्या करती है, क्या करना है, यूनिफॉर्म पे पैसे खर्च होते हैं, पेट्रोल पे पैसे खर्च होते हैं, आवाम का पैसा खर्च होता है, लोगों का पैसा है, वो क्यों खर्च किया जाता है? इसलिए कि उनको वो प्रोटेक्शन मिले जो कि उनका आईनी और कानूनी हक है। तो शहर में, पंजाब भर में क्राइम रेशो रिपोर्ट ज़्यादा हो रही है या बढ़ ज़्यादा रही है? आपकी असेसमेंट क्या है और कैसे इसको डील करें? बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू वेरी मच। दिस क्वेश्चन इज क्लोज टू माई हार्ट। देखिए, सबसे पहला हक ये है एक शख्स का कि उसके साथ डकैती, चोरी, रॉबरी, ज़्यादती हुई है, बदमाश उससे कुछ चीज़ छीन के ले गया, उसकी 10 साल की मेहनत 10 सेकंड में निकाल के ले गया है, तो उसका पर्चा दर्ज हो। लिहाजा पहला काम हमने ये किया कि जितने पेंडिंग FIRs थे, मिसाल के तौर पर जिनका हमें पता है कि ये हो चुके हैं, उसके SOPs दर्ज हैं कि इतनी देर में आपने कंफर्म कर लेना है, उसकी फ्री रजिस्ट्रेशन की जाए। फ्री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जनाब मैं आप पे पर्चा करा दूँ, आप उन पे करा दें, वो उन पे करा दें, वो मेरे पे करा दें, माय नेम पर्चे झगड़े के। नो, फ्री रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जब डकैती और चोरी का केस आता है कि मेरे साथ मेरी मोटरसाइकिल में निकला हूँ, गायब है, अब पुलिस उसको डिले करती है। अब सोचिए, उस एक तो उसकी कई साल की मेहनत चली गई और उसके बाद वो बंदा थाने गया, उसको FIR ही नहीं मिली, तो आगे तफ्तीश क्या होनी है? और कल खुदा न खास्ता वही मोटरसाइकिल है किसी वारदात में यूज़ हो गई, किसी दहशतगर्दी में यूज़ हो गई, सबसे पहले वो गरीब पकड़ा जाएगा। ये तलवार भी उसके सर पर लटका दी पुलिस ने। तो हमने 1787 का जो सिस्टम हमारा एग्जिस्टिंग था, बड़ा अच्छा था, उसको एक्टिवेट किया और उसमें से निकाली है हर वो कंप्लेंट जिसके अंदर पर्चा दर्ज नहीं हुआ डकैती चोरी का। ठीक है, क्या अंदाज़ा होगा आपके हमने कितनी FIRs अभी तक दर्ज कर दी हैं? आप बताइए। 11,000 से ज़्यादा। अच्छा, 11,000 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो कि इस वजह से गरीब थे, और ये अभी हम 2022 तक गए हैं और हमने पीछे जाना है। अब अगर आप कहें कि ये क्राइम का ग्राफ यूं चला गया है, तो ये क्राइम का ग्राफ नहीं गया, ये उस कर्जे का ग्राफ गया है जो हम उतार रहे थे।
अब उसके बाद नंबर 2 काम, मुलजिम है उसको इश्तिहारी नहीं बना रहे क्योंकि इश्तिहारियों की तादाद बढ़ जाएगी। अब जब वो मेरे इश्तिहारी के रजिस्टर पे नहीं चला तो मैंने उसको इंसाफ क्या देना है? गॉट माई पॉइंट। मुझे ये पता ही नहीं है एज अ थानेदार कि मेरा दुश्मन कौन है, अवाम का दुश्मन कौन है। अब उसको हमने एनलिस्ट किया और उसमें हमने कई हज़ार इश्तिहारियों का तादाद में इजाफा किया और फिर देखा मुल्क से बाहर कौन से हैं, कितनों ने पासपोर्ट बनवा लिए हैं रिसेंटली। उसके लिए इंटरपोल में बड़े शुक्रगुजार हैं हम DGFIA के और सिकंदर DIG साहब के कि उन्होंने इंटरपोल का इसको इशू बनाया, इसको हमारे साथ मिलकर समझे बड़े प्रोएक्टिवली। और तारिक मलिक साहब आप लोग जानते हैं वो फ्रांस में है, रिटायरमेंट के बाद लियोन में इंटरपोल में। हमने एक नेटवर्क बनाया कि इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट किया कि जो पासपोर्ट बन चुके जो ही वो इश्तिहारी अगर बाहर जाने लगता है या टिकट भी बुक कराने की कोशिश करता है तो हमें पता चले, एक रेड फ्लैग ऑन हो जाए, रेड फ्लैग ऑन हो जाए उस पर, वो फौरी तौर पे पता चल जाए। इंटरपोल से जो इश्तिहारी पकड़े जा रहे हैं वो वापस भी हम इस तरह लेके आ रहे हैं। उसके बाद उनके पासपोर्ट की ऐसी लीगल कैंसिलेशन का प्रोसेस शुरू किया जो कि कानून के मुताबिक है, जिसके ज़रिए वो जिसके ज़रिए वो दुबई में और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे मेनली कंसनट्रेटेड है उनको मसला बन गया तो नाकता तंग हो गया। यहाँ पे जो इश्तिहारी हैं उनके लिए मुद्दइयों से रब्ता, वो फिर 1787 की कंप्लेंट, पर्चे दर्ज हो गए, इश्तिहारियों को रजिस्टर कर लिया, मुल्जिमों का पता चल गया, टारगेट मिल गए। अब आप टेलीफोन करें उस मुद्दई को और उसको बुलाएं अपने पास। लोग खुद मेरे सामने आना शुरू हो गए। जब मैं यहाँ आया तो सिर्फ जनवरी की जो पेंडेंसी थी वो 9000 थी दरखास्तों की। क्वांटिटेटिवली हमने उसको कम करके 700 पे ले आए हैं। लाजिम आता है बहुत सारे इशूज़ अभी तक लोगों के रिजॉल्व नहीं हुए, 790 के करीब थी, अब 740 आज सुबह। दैट्स ऑन माई डैशबोर्ड ऑल द टाइम। जहाँ पे हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट का जब जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके वेलफेयर के प्रॉब्लम्स आते हैं, उनकी ऐसे इश्यूज़ का प्रॉब्लम आता है कि उनको इंस्पिरेशन नहीं मिलती आवाम को सर्व करने की। उसके लिए आपने एक बड़े काम एस्केलेट किए हैं। जनवरी में आपकी अपॉइंटमेंट हुई और अभी मार्च है, लेकिन इन तकरीबन 2 माह में 1.5 माह में आपने बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए हैं। मैं चाहूँगी कि आप खुद ही उसका जिक्र करें और वो हम आयरोस खबरों में तो देख ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये समथिंग विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट। 40 दिन हुए हमारा 50 डे चैलेंज था। 50 डे चैलेंज हमारा जो पहले था उसमें ये याद रखिए पहली बात कि ये आवाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है पुलिस की वेलफेयर। ये नहीं है कि पुलिस वाले रिश्तेदार हैं आपस में तो उन्होंने आपस में वर्दियाँ बांटती हैं, मोटरसाइकिल बांटते हैं, नहीं। पुलिस वो दीवार है जो जालिम और मजलूम के बीच में खड़ी है और अगर उस दीवार को कोई तोड़ के या उसको अवॉइड करके गुजरता है तो उस हाथ को काटने के लिए वो तलवार भी है। इसमें हर सिपाही वो ईंट की हैसियत रखता है जो कि ये दीवार जिसे बनती है। अगर ये ईंट कमज़ोर होगी तो ये दीवार गिरेगी। हमारे यहाँ सबसे पहला इशू है शुहदा जो शहीद हो गए और उनके बच्चे भर्ती नहीं हुए क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट में सीट नहीं है। वो तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए। 2010 के भी जिनके क्लेम थे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वो सब क्लियर हो गए। वेरी नाइस। फिर है जी डेथ इन सर्विस। 1980 पेंडिंग केसेस थे। हमने पूरे यानी इस तरह होता है ना कि अब आप राजनपुर का सिपाही है, वो 4 फौत हुए हैं, सीट एक भी नहीं, तो हमने पूरे पंजाब को एक यूनिट बना दिया, सेंट्रलाइज कर दिया और उसमें यानी कि आप समझें कि एक यूनिट बन गया तो सारी सीटें अवेलेबल होगी उस बच्चे के लिए। उनके इम्तिहानों के सिस्टम को ईजी किया, स्पीड अप किया, जूनियर क्लर्क्स की भर्ती के प्रोसेस को सिंपल किया और जिनको टाइपिंग नहीं आती जो जूनियर क्लर्क्स बढ़ सकते हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने RPOs और DPOs का। उन्होंने उनके लिए स्पेशल क्लासेस का बंदोबस्त किया फॉर शॉर्ट हैंड एंड फॉर टाइपिंग। उनकी भर्ती का प्रोसेस जो फिर आपने फंक्शन भी देखा, हमने उनको हैंड ओवर किया, वो तमाम लोग हम भर्ती कर रहे हैं। अब आप आ जाइए कि उस बंदे के बच्चे हैं, उनकी स्कॉलरशिप्स हैं। 6000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप पेंडिंग पड़ी थी और हमने ये पैसा हमारी अपनी तनख्वाहों से कटता है जी। मेरी तनख्वाह से भी कटता है, सिपाही की तनख्वाह से भी कटता है, लेकिन 98% जो है वो कांस्टेबल्स और ASI की सैलरी से आता है। 98%। अच्छा हाँ, यानी ज़्यादा मेजॉरिटी वो है। अच्छा उनको पैसा उनको वापस भी करना है कि नहीं, उसको हमने बेहतर जगहों पे इन्वेस्ट किया, AAA स्कीम्स में इन्वेस्ट किया, बड़ी सेफ स्कीम में, बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए। मैं रियाज नज़ीर गाड़ा और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बड़ा इस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन एक प्रोसेस से, एक डिसीजन से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आप अंदाज़ा करें कि कितने रुपए पर डे हमारी बढ़ गई होगी जो पैसा हमें मिल रहा है। वो आप बताएं, आपका क्या अंदाज़ा होगा? इस तमाम हमने जो स्कीम को किया जो मैंने बताया, आपके अंदाज़ा बताएं पर डे हमें कितने पैसे मिल रहे होंगे एक्स्ट्रा? मेरे हाथ खड़े हैं, मैं चाहती हूँ आप बताएं और आप जुबानी लोगों को पता लगे। 30 लाख रुपीस पर डे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वेरी नाइस। जो पहले आ रहे थे 30 लाख रुपया फी रोज़ बढ़ गया, तो फिर उससे वो इनिशिएटिव शुरू किए। नंबर 1 जो ज़ख्मी हो रहा था 10 लाख से बढ़ा के उसको हमने 35 लाख कर दिया। जो जिसको मेजर इंजरी थी 20-25 लाख रुपए थे दहशतगर्दी और उसमें, उसके बुला के 1 करोड़ रुपए कर दिया।
एक बंदे की टांग कट गई है यार, उसको हम 20 लाख देते थे, उसको इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, इलेक्ट्रिक बेड, इलेक्ट्रिक कार्स का सिलसिला लगा है, 1 करोड़ रुपया कर दिया। अच्छा। ट्रैफिक के ऊपर जो हमारा खड़ा है, एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुई, टांग टूट गई, ठीक है ना, 0 मिलता था, हमने 20 लाख कर दिया। उसको भी ऐड, टांगे टूट के उसकी कमर, ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको मिलवाऊंगा, तस्वीरें दिखाऊंगा, उनकी बॉडी बेकार पड़ गई, 0 रुपया मिलता था, 1 करोड़ रुपया कर दिया। जो बच्ची पहली है उसको ज्यादा पैसे देते हैं। वेडिंग गिफ्ट, एक डाउरी का लफ्ज था, डाउरी, उस लफ्ज को मीटिंग करके पुलिस बोर्ड की हमने खत्म कर दिया, इट्स नाउ वेडिंग गिफ्ट फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट। और आज मुझे बंदे मिले जो शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि दूसरी बेटी को कम, तीसरी को उससे कम, सबको 1 लाख रुपए कर दिया। और ये इतनी बच्चियां माशाल्लाह हमारी बेटियां हैं, 3 की मेहरबानी है, इनकी दुआओं की वजह से हम 30 लाख रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, 27 करोड़ हम एक्स्ट्रा देंगे। फ्यूनरल चार्जेस डबल कर दिए। जो एक खास पैकेज आने से पहले की हमारी बेवाएं हैं ना, उन बेवाओं को 8-8 हज़ार, 7-7 हज़ार रुपये। बिल्कुल सही। अच्छा, ये पूरा बेसिक चार्जेस कर दिए, बेसिक सैलरी कर दी, और उसको हमेशा के लिए बेसिक सैलरी से मुंतकिल कर दिया। 8 करोड़ की जो रकम थी बढ़ा के 25 करोड़ कर दी। अभी पैसे तो कम हो जाने चाहिए ना मेरे, जो हमने वेलफेयर से इकट्ठे किए, लेकिन नहीं, 225 करोड़ में आता था 650 स्कीमों का। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक मेरा RPO है मंज, DG खान लगा, जी, उसने जो 3 लाख वाला पेट्रोल पंप था उसको 7-8 लाख पे ले गया है। उसको इतना अच्छा उसने सेटअप किया है विद इन 1 वीक कि वो 17 लाख पे जाने लगा है। अच्छा। 3 लाख का हमारे वेलफेयर में 17 लाख आएगा। तो यूं हम इस जो हमारे 25 करोड़ आता था, 50 करोड़ से ज़्यादा उसको लेके जाएंगे। तो यूं जो हमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, इतना ज़्यादा देने के बावजूद इंशाल्लाह ताला इन बच्चियों की दुआ से और इन लोगों की दुआ से स्कॉलरशिप 6000 फंसी हुई थी, ऑल क्लियर हो जाएंगी 2021 की 15 मार्च को। डेट दे दिए सर। ये फर्क पड़ता है एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी का ऐसी पोस्ट पर आना जहां पर आपने एक साइकिल चला दिया, एक सिस्टम बना दिया। क्या पैसे कम हो जाएंगे? नहीं, ये कांस्टेबलों का पैसा इंशाल्लाह इन बेहतर स्कीम्स के जरिए बढ़ेगा, ज्यादा प्रॉफिट के साथ उनको मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और IG साहब, इसमें ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि एक तरफ तो आप दुआएं समेट रहे हैं डिपार्टमेंट के लिए भी और अपने लिए भी, और दूसरा लोगों के लिए, दूसरा आने वाले कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट सर्विस की सूरत में सामने आएगा, पुलिस की बेहतर कारकर्दगी की सूरत में आएगा। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टाइम जी 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 बहुत जरूरी। मैं रेस्टोरेंट में शोधा के बच्चों के साथ खाना खाने गया। वहाँ पे बहुत शोधा ऐसे थे जिनके बच्चे इतने ब्रिलियंट थे कि मैं आपको पेश करूँगा आपके प्रोग्राम में, आप उस बच्ची का इंटरव्यू कीजिएगा। और कुछ ऐसे थे जो सुन नहीं सकते थे। उसमें अलावा हमारे हाजिर सर्विस बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिनके बच्चे सुन नहीं सकते, जिनको कोई ना कोई डिफरेंट लेबल कह लें, चैलेंज कह लें, डिसेबल्ड कह लें, जो मर्जी कह लें, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। उसके लिए डॉक्टर इनाम मेरा बड़ा एक नेक ऑफिसर है, डॉक्टर और बड़ा ईमानदार ऑफिसर है, बड़ा एफिशिएंट ऑफिसर है। उसकी सरबराही में हमने काम बनाया कि हम उन तमाम को रजिस्टर करेंगे। हमने कहा तुम्हारे पास कितने बंदे रजिस्टर्ड हैं यहाँ वेलफेयर ब्रांच में? ऐसे पता कितने बंदे रजिस्टर्ड थे? 4। अच्छा। मैंने 1787 के लिए हर कांस्टेबल के लिए मैसेज भेजा, सोशल मीडिया यूज़ किया, आपके चैनल यूज़ किए। 400 से ज़्यादा बच्चे अब रजिस्टर हो चुके हैं, जिसके लिए आज मैं फाउंटेन हाउस भी गया था। हमने डॉक्टर्स हॉस्पिटल से, राइजिंग सन से और इदारों से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो, और कॉकलियर इम्प्लांट वालों से बात हुई है, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसी पैसे से फिलैंथ्रोपिस्ट आगे आएंगे। हम उन बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट भी लगाएंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करेंगे। मैं आज हॉल भी देख आया हूँ और इस जुमे को हमारी मीटिंग है और वी विल स्टार्ट दिस प्रोसेस। और कुछ ईयर से में आप देखेंगे कि ये सस्टेनेबल होंगे प्रोजेक्ट के नहीं। एक सवाल आता है कि तुम चले जाओगे तो फिर बाद में क्या होगा? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल। ये तमाम SOP बेस्ड, स्टैंडिंग ऑर्डर्स के साथ बेस्ड प्रोसेसेस है। इनके AIGs मुकर्रर हो चुके हैं, मोटिवेटेड टीम है। ये इंशाल्लाह ताला जो है प्रोसेस जारी रहेंगे और जेड़ा IG नु पीछे करेगा ना, फोर्स खुद ही उन्होंने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये वो बात है कि आप एक डिसीजन नहीं ले रहे, आप एक सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि आप हैं या नहीं है, वो सिस्टम चलता रहेगा आपके डिपार्टमेंट के लिए। आज सब यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे भी बढ़ाएंगे कि पुलिस की एक्सेस आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप बार बार एक कंप्लेंट सेल का जिक्र कर रहे हैं, तो उसकी हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से वहाँ पर कंप्लेंट्स आती हैं, IG साहब कैसे उसको एड्रेस करते हैं, आपको वहाँ भी लेकर जाएंगे। और इसके साथ साथ इन तमाम इकदाम के बावजूद फिर भी सबसे पहला सवाल पुलिस के ऊपर आता है, सबसे पहला नेगेटिव कॉमेंट पुलिस के ऊपर आता है। कहीं ना कहीं पुलिस को सियासी होने का ताना भी दिया जाता है। तो उस ताने को कैसे एड्रेस कर रहा है ये डिपार्टमेंट और कैसे उसको बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहा है, इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पुलिस के ऊपर सबसे बड़े तानों में एक ताना ये होता है, वो जो सर आप सोसाइटी में भी सुनते होंगे, कि सियासी हो गई है पुलिस, साइडें लेना शुरू हो गई है, पॉलिटिकल सिनेरियोज में कहीं ना कहीं एक तरफ खड़ी नज़र आती है। व्हाट्स योर स्टांस ऑन दैट? अच्छा देखिए, पहली बात, अगर कोई ये शख्स समझता है कि पंजाब की जो पुलिस या पाकिस्तान में जो पुलिस या इंडिया में जो पुलिस है वो कम्प्लीटली जापान की तरह एपॉलिटिकल हो सकती है, उनको मैं समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, वो 1.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है। जो हारा होता है ना, उसने भी 1.25 लाख वोट लिया होता है। क्या लोग उनके पास नहीं जाएंगे अपने मसाइल के हल के लिए? और क्या वो पुलिस के पास नहीं आएंगे? एक फ्रेंकली लेट्स ये पहले बात करें ना कि रियलिटी ऑन द ग्राउंड है क्या। लोगों के मसाइल अगर पुलिस डायरेक्ट सुनना शुरू कर दे और बगैर सिफारिश के सुनना शुरू कर दे तो लोग उनके पास नहीं जाएंगे। जहाँ एक अच्छा एएसपी चला जाता है और उसके दरवाजे खुल जाते हैं तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खुद ब खुद ही कम हो जाती है, क्योंकि लोग उनके पास नहीं जाते। याद रखें, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव एक पावर है इस मुल्क में, एक एंटिटी है और अच्छे लोग भी हैं। पता नहीं, जब हम सियासियों का बात करते हैं तो उनको बड़ा नेगेटिव समझते हैं। मेरा तो ये पहला मेरा स्टैंड इस पे ये है। और उनके ताउन के साथ मसले हल होते हैं। क्या कच्चे के इलाके का जो ऑपरेशन है, सिंध में जो डाकुओं का ऑपरेशन है, रूरल एरियाज़ में अच्छे पॉलिटिकल लीडरशिप के ताउन के बगैर मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। अच्छे उलमा के बगैर मुमकिन है कोई रिलीजियस मसला हल करना? बिल्कुल नहीं। लिहाजा पुलिस का आवाम के साथ ताल्लुक है और पॉलिटिक्स आवाम का एक हिस्सा है यहाँ पे। अब इसमें होता यह है कि ये पुलिस आ गई, ये अफसर उसका हो गया, वो अफसर उसका हो गया, टैग लग जाते हैं, टैग लग जाते हैं। अच्छा, ये पॉलिटिशियंस की मैं कहूँगा कि उनको इस बात को क्लियर होना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर सिर्फ एक का है, वो ये मुल्क है इसका है, और पुलिस ऑफिसर सिर्फ दूसरी एंटिटी जिसका है वो ये महकमा है। पर सर ऐसा होता नहीं है ना। पिछले कुछ सालों में आपने देखा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक नारा चलता है और उस पर पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं बीच में अपना रोल प्ले कर रही होती है। और अभी आजकल के सिनेरियो में भी, अभी रिसेंटली जो एक इंसिडेंट हुआ जमान पार्क में, कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर ढाल तो उनके कारकुन खड़े हैं ना, पुलिस के सामने खड़े हो जाते हैं अपने डिपार्टमेंट के सामने। मैं इसके ऊपर भी आता हूँ, बिल्कुल एड्रेस करूँगा। इसके अलावा एक जुलूस निकालना चाहती है एक मजहबी जमात, और वो कहती है ये दूसरे फिरके की मस्जिद मैंने तोड़नी है, तो पुलिस क्या करे? जाओ तोड़ दो। खड़े तो होना है, वहाँ डंडा भी उठेगा, शील्ड भी उठेगी, लड़ाई भी होगी, क्लैश होगा, लेकिन और टैग भी लग जाएगा कि आप उनके साथ आप उस फिरके के साथ हैं। पुलिस वाले का तो गरीब का फिरका ही कोई नहीं रहता आखिर में, वो तो उसका एक फिरका रह जाता है, जैसे कोई सियासी जमात नहीं रहती, जैसी कोई सियासी जमात नहीं रहती। अब आप देखिए, क्या यही लाहौर पुलिस है जिसने एक साल में एक पॉलिटिकल पार्टी को भी रोका होगा और दूसरी को भी रोका होगा? ये वही सिपाही है ना, वही एएसआई हैं, वही ऑफिसर्स हैं। लिहाजा ये बात तो कॉन्सेप्ट ही टेक्निकली गलत है, लेकिन लाजमत एट हायर लेवल ये लगता है। अब आ जाइए कि अगर एक अदालत कोई वारंट भेजती है मेरे और कहती है आईजी पंजाब को मैंने बुलाया है, 9 को मुझे हाई कोर्ट में नहीं बुलाया, इन्होंने बुलाया हाई कोर्ट ने, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना? मैं जाऊँगा। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरे वारंट इशू होंगे ना। अच्छा, अब फ़र्ज़ कीजिए कोई वारंट आता है इस्लामाबाद पुलिस का, तो क्या पुलिस को सर्व नहीं करता? उसमें आपने जो कहा ना, ढाल बन गए, रोग रस्ते में आ गए, हाई कोर्ट भी थी, हाई कोर्ट ने कहा, उसमें उन्होंने उनको एंटरटेन किया। सो हमने तो कानून के मुताबिक ही गए और कानून के मुताबिक ही जब रोका गया तो वापस आए। उसके अंदर हमेशा ऐसा लगेगा कि फलां कोई ऐसी या मीडिया में पोर्ट्रे किया जाएगा, ये परसेप्शन क्रिएट की जाएगी और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी माइलेज स्कोरिंग के मतलब माइलेज स्कोर करने के लिए करती रहेंगी। पुलिस इससे बिल्कुल ना उसको घबराना चाहिए, अपने प्रोफेशनल काम करना चाहिए और जो कानून कह रहा है, जो अदालत का हुक्म है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना उससे एक स्टेप आगे बढ़ के, ना उससे एक स्टेप पीछे। बिल्कुल सही। कस्टोडियन टॉर्चर का भी जिक्र होता है कि जब पकड़ लिया जाता है तो फिर तशद्दुद भी किया जाता है और पुलिस को, जैसे आपने कहा कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ में किसी एक का नाम नहीं लूँगी, कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, कभी प्रो में कभी एंटी में, तो ये एक बड़ा इल्ज़ाम है कि तशद्दुद किया जाता है और बेजा जो है वो सलूक किया जाता है जो जस्टिफाइड नहीं है। जी बिल्कुल। इसमें 2 सवाल के हिस्से हैं, क्या पॉलिटिकल केसेस में टॉर्चर होता है और क्या पुलिस टॉर्चर करती है। देखिए, जो ही रिमांड हो गया उसी वक्त उसका मेडिकल हक है, उसको मेडिकल कराना चाहिए और मेडिकल का लोग कहते हैं, उनके साथ वकील होते हैं। लिहाजा ये तो बात ही ख़त्म हो गई कि पुलिस की कस्टडी में टॉर्चर हो रहा है मेडिकल की मौजूदगी में, सवाल ही पैदा नहीं होता। ही इज़ अ होली काउ फॉर अस। अगर उसको टॉर्चर करके आप ले जाएंगे तो पर्चा ही कराएंगे। अब तशद्दुद की कई किस्मात हैं, एक ज़हनी तशद्दुद भी है। मुझे एक बात बताइए, गुजरांवाला में मैंने आपको अर्ज़ किया 5 रातों में 4 डाकों में 5 रातों में 4 डाके पड़े, 4 लड़कियां मुख्तलिफ रेप होती हैं और वो ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं ना, जिसमें बच्ची रेप हो जाती है। बिल्कुल सही। माँ के सामने माँ के सामने बाप के सामने बेटी हुई है, मियाँ के सामने बीवी हुई है, भाई के सामने बहन हुई है और बेटे के सामने माँ हुई है, 4 केसेस में।
अब जब आप उनको लेकर आएंगे ऐसे मुल्ज़िमों को, तो पहले बताएंगे जापान के स्टाइल में या यूरोप के स्टाइल में कि यू हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट, और या फिर आप उसको बुला के पूछेंगे भैया क्या कर रहे हो। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर जिसके साथ हुआ होता है ना, जरा उसके जज्बात भी कभी मीडिया पे ले लें, सिवाय आंसुओं के अगर कोई दूसरा जुमला बोल पड़े। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे एक वक़ुआ हुआ था जिसमें एक लड़की के साथ रेप हुआ था डकैती के दौरान, और उस सूरह मुज़म्मिल पढ़ती रही थी दौरान रेप, और अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई थी। कैप्टन मुबीन साहब उस वक्त हयात थे, ASP थे, मैं SP था, आफ्ताब चीमा साहब DIG थे, यानी लाहौर के SSP थे, हेड थे लाहौर के, जिसको आप CCPO कहते हैं। उस दिन रात को ज़लज़ला आया था उस वक्त जब वो कुरान शरीफ पढ़ रही थी। इनको चाय पिलानी है, तो लिहाजा पुलिस को, जिसको हमारे एक उस्ताद थे हमारे जो हैं डोगर साहब, तारिक सलीम डोगर साहब, वो कहते थे ही शुड गो थ्रू द रिगर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ज़रूरी नहीं कि उसको आप फिजिकल टॉर्चर करें, उसके जिस्म पे निशान छोड़ें या उसके गुर्दे बर्बाद कर दें। मैं दो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियोज हैं, लेकिन सवाल मेरा चूँकि पॉलिटिकल था, मैं वापस आऊँगी और लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल सिनेरियोज में ये जो आप जिस टाइप का जिक्र कर रहे हैं ये होता है, क्योंकि अभी जेल भरो तहरीक के बाद बहुत सी स्टेटमेंट्स आई हैं, बहुत से बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाए, फ़लाँ जगह हमें रखा, फ़लाँ जगह रखा, सारी सारी रात सोने नहीं दिया, चेन बांध के रखी। इमरान खान साहब खुद बहुत दफ़ा ये जिक्र कर चुके हैं और ज़्यादा इल्ज़ाम उनकी तरफ से आ रहे हैं, इसलिए मैं उनका नाम भी ले रही हूँ। जी, बिल्कुल, आप यू आर द होस्ट हियर। देखिए, जेल भरो तहरीक में हम वहाँ खड़े थे, एक दफ़ा 144 लगी, कुछ लोगों के MPOs जारी किए गए, जो आए वो गिरफ्तार हुए और उनको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हुकूमत पंजाब ने मुख्तलिफ जेल्स में रखा। जो किसी एक शख्स को भी, मैं फिर कहता हूँ, पुलिस टॉर्चर का इल्ज़ाम है, मेडिकल करवाएं। अगर किसी एक शख्स को भी पुलिस ने टॉर्चर किया हो, किसी के ऊपर कोई सियासी बात किए बगैर, वहाँ तो उन तस्वीरें भी आई उनकी यानी कि गिरफ्तारी के बाद वो जेलों में भी गए, उनके मेडिकल भी हुए। ठीक है, तो कंफर्ट जोन से बाहर आकर अगर वो उनको टॉर्चर लगता है तो IG साहब डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता और पॉलिटिकल केसेस में नहीं होता, तशद्दुद भी तो होता है ना। जी चलें, वो आपका हिंट मैं ले लेती हूँ। उसमें जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी हमारी रिसेंटली एक स्टोरी जो ब्रेक की हमारे बड़े कॉम्पिटेंट रिपोर्टर हैं अली साई साहब ने, और बड़ा इसके ऊपर चर्चा भी हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने आपसे नफरी मांगी है इलेक्शन कराने के लिए। जी, क्या पुलिस इस वक्त तैयार है? और वो नफरी तो एक मजाक के तौर पर भी बन गया और लोगों ने मीम्स उस पर चलाना शुरू कर दिए। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है कि लाखों में मांग रहे हैं और एक्चुअल पुलिस की नफरी उतनी नहीं है। व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? कि हम कोई नफरी नहीं मांग रहे, इलेक्शन कमीशन के नीचे है पुलिस। जो आइन में लिखा है 220 में कि इलेक्शन कमीशन कहेगा वो होगा, आइन में लिखा है। इलेक्शन कमीशन ने रिक्वायरमेंट पूछी हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिक्योरिटी रिपोर्ट्स, स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, और उसके बाद उन्होंने एक फार्मूला बनाया है। 52,000 के करीब पोलिंग स्टेशन होंगे, A, B और C कैटेगरी। बिल्कुल मीम्स बनाई है, यू आर मोस्ट वेलकम। क्या वो लेटर पुलिस ने लिखा या वो रिक्वायरमेंट पुलिस ने डिसाइड की या किसी एक सिस्टम ऑफ दिस कंट्री के तहत आई? उसकी रिक्वायरमेंट के बाद क्या ये मुमकिन होगा कि चश्मा बराज, कामरा या आपके जो बाकी बहुत इदारे इंपॉर्टेंट हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं, जहाँ आपकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जहाँ पे चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट है, सारा कुछ हो रहा है, उसकी ड्यूटी लगा दी जाए? पॉसिबल नहीं है ना। 1,80,000 में से कितनी पुलिस फोर्स जो है वो निकलती है इन ड्यूटीज़ के ऊपर। इस वक्त मैं गया था कराची कच्चा ऑपरेशन पे, तीनों सूबों में हो रहा है जी। वहाँ पे जो फोर्स लगी हुई है या मियाँ वाली के उस पुलिस स्टेशन पे लगी हुई है या चश्मा बराज के आगे लगी हुई है जिसके ऊपर हमला हो चुका है, वो तो नहीं हटाई जा सकती। कंपल्सरी मैंडेटरी पुलिस की डिप्लॉयमेंट के अलावा इसको निकाल के 90,000 बंदा बच जाता है। इसमें घरों की गारदात भी उठ जाती हैं पुलिस वालों के। ठीक है 90,000 बंदा जो निकलता है, और ये मैं आपको लगभग के करीब बता रहा हूँ, तो उस दिन क्या सूरत हाल होगी। इलेक्शन एक दिन नहीं होना, इलेक्शन एक प्रोसेस है, इस मुल्क के अवाम का हक है, कानून का हक है और आईनी तकाजा है। उसके लिए पॉलिटिकल रैलीज होनी है, जल्द से जुलूस होने हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होनी है, दहशतगर्दी का मैं आपको SIR दिखाता हूँ। मेरे मियाँ वाली पे हमला हुआ, थाने पे हुआ, मेरे मियाँ वाली में CTD पे हमला हुआ, डेरा गाजी खान में बंदे शहीद किए, ISI में खानेवाल में शहीद किए। क्या हमारी रिवराइन चेक पोस्ट आखिरी आपकी बॉर्डर के ऊपर बनी खड़ी है? क्या ये अटैक्स हुए? क्या ट्रेन में धमाका हुआ? क्या इन बंदों से हमारा इनकाउंटर खानेवाल में हुआ और अल्लाह का शुक्र हमने उनको शिकस्त दी? क्या ये चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही? अभी मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, चला दीजिएगा TV के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ लोन गैंग का जो हमारे वहाँ पे मुकाबला वो चल रहा है, अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। अच्छा,
ये चीज़ें चलती रहेंगी। इस प्रोसेस में हम 90,000 नफरी जो निकाल रहे हैं अपनी बाकी ड्यूटीज़ को निकाल के, अभी तो वैसे भी सेंसस है ना, जी जी, PSL कहते हैं हो जाएगा, PSL करा रहे हैं, इलेक्शन क्यों नहीं? बिल्कुल इलेक्शन कराने 220 में जो इलेक्शन कमीशन कहेगा उनके नीचे है। एक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी जब इलेक्शन कमीशन से इजाजत नहीं होगी। ठीक है। तो जनाब ये लेकिन सर रिक्वायरमेंट भी तो ये है ना इलेक्शन कमीशन की, ग्राउंड रियलिटी जो है वो ग्राउंड रियलिटी में ग्राउंड, तो ये फोर्स हमें चाहिए होगी ना कहीं से हम लेंगे इंशाल्लाह ताला। जो इलेक्शन कमीशन कहेगा उसके मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा, आइन के बगैर तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता होने का। सो वी आर रेडी बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, जो भी पॉलिटिकल रैलीज हैं और हर चीज़ के बारे में। दुश्मनी आपको पता है किस लेवल की होती है इलेक्शन के अंदर, हमने प्रोटेक्शन देनी है। बिल्कुल सही, और वो ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए पॉसिबल हो सकेगा। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको हम ज्वाइन करेंगे कंप्लेंट सेल से, क्योंकि वो पार्ट मेरा रह गया जो मैंने एक्चुअली दिखाना है कि आप लोग लाइव किस तरह से यहाँ कॉल करते हैं, कैसे उसको केटर किया जाता है और फिर आपको रिस्पॉन्स बैक कैसे मिलता है। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं कंप्लेंट सेल में, जहां पर बच्चे बच्चियां मुझे नज़र आ रहा है कि आपस में काम करें। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, हाउ डज इट वर्क? 1787 हेल्पलाइन है पुलिस की, किसी भी चीज़ के बारे में कोई कंप्लेंट अबाउट पुलिस। 15 तो इमरजेंसी है ना पुकार, वो एक और सिस्टम है। इसमें पुलिस कंप्लेंट्स हैं, एजुकेटेड बच्चे बच्चियाँ, इंक्लूडिंग संडे हमने शुरू किया है। मैं यहाँ डेली आता हूँ। इसका पहले ये था कि वो सिस्टम जाता था उसी DSP के पास जिसकी कंप्लेंट होती थी, उसको यहाँ बैठ के 2 SSPs और एक DIG सेलेक्ट करते हैं कि इसके अंदर DIG की इंटरवेंशन चाहिए, CPO की इंटरवेंशन चाहिए, या इसके अंदर हमें इंटरवेंशन चाहिए मुकामी DSP या SP की। उसको शिफ्टिंग करते हैं, जिसको मैंने फ़ोन करना है उसे मैं खुद फ़ोन करता हूँ जहाँ मुझे ज़्यादती लगती है। शुरू में था नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, 11-12 हज़ार निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारा इशू ख़त्म हुआ। अब आपको यहाँ दिखाते हैं, जब मैं आया तो ये वाली जो हमारी कंप्लेंट्स थी ये 9000 के ऊपर खड़ी थी, और अब इन प्रोसेस 700। हाँ, वो हमारी रहेगी। देखिए एक बंदे का इश्तिहारी नहीं पकड़ा गया तो इन प्रोसेस ही रहेगी, लेकिन सर 9000 से कट डाउन उसके 700 पे आना। उनमें से जो थी ना उस जनवरी तक वो थी हमारी तकरीबन 5000 नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस। ठीक है जी। इन्वेस्टिगेशन से निकल का 2170, अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट्स 1304। हमारे अपने डिपार्टमेंट वाले भी इस पर कॉल कर सकते हैं कि उनके जो अपने इश्यूज हैं वो भी 64। ठीक है। पुलिस की सर्विसेज हैं, मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, लाइसेंस नहीं मिल रहा, हमारी सर्विसेज हैं बहुत सारी, उसके मुतल्लिक़ और अदर्स हैं। इनमें से हमने इतनी FIR सिर्फ जनवरी वाली दर्ज कर दी जो कि पहले लोगों की दर्ज नहीं हो रही थी। अच्छा, अब इसमें से आप देखेंगे कि इनमें से कंप्लेंट ज़्यादातर हाई हैंडेडनेस की, इश्तिहारी ना पकड़ने की और दूसरी चीज़ों की हैं। अच्छा, ये जो हमारी सर्विसेज वगैरह आ रही हैं, इसमें हमने अब एक और इशू शुरू किया है, वो है वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ एहसन यूनुस का इनिशिएटिव था, उस इनिशिएटिव के ऊपर हमने पिंडी में शुरू किया सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए। उसको हमने एक्सपैंड किया है, बेस्ट लेडी ऑफिसर्स उसको सिलेक्ट की हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का केस है बड़ा अच्छा, ये इसके ऊपर चाहे आप अलग से प्रोग्राम करें उनको ला के। ट्रांसजेंडर्स जो औरतें जो घरों से निकली और उसके बाद किसी गलत जगह फंस गई, उन्हें पर्चे दे के अंदर करना हल नहीं है, उन्हें किसी अच्छे सेंटर में पहुंचाना। इतने इतने बच्चे मुनशियात यूज़ कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको स्कूल में पहुंचाना। स्कूल्स मौजूद हैं, बच्चा मौजूद है, उठाती है पुलिस, कहाँ लेके जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से कनेक्ट करेगी और केयर स्कूल सिस्टम में डालेगी। अगर एक बंदा मेंटली डिरेंज है, सड़कों पे पत्थर मार रहा है, उसको हमने उठा के इलाज तो करना है, हम उठा के उसको फाउंटेन हाउस लेके जाएंगे। इट्स लाइक अ रिहैब या सेंटर पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट कनेक्शन है, इट्स अ कनेक्शन व्हाइल प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन। सिर्फ उठा के कैरी करने वाला महकमा नहीं है ये। और फिर अक्सर ये कहा जाता था थानों में जगह नहीं है, हमारे पास मिसाल के तौर पर ट्रांसजेंडर आया, उसके पैसे लुट गए, उसको किसी ने लूट लिया, मारा है, पीटा है, ज्यादती हुई है, उस ट्रांसजेंडर को उठा के हमने कहीं तो नहीं पहुंचाना, उसको पहले लीगल हेल्प देनी है। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में उसको एक ट्रांसजेंडर ही रिसीव करेगा, एक ह्यूमेन अप्रोच होगी कि वो इंसान है, और उसके बाद उसको किसी ऐसी जगह दिया जाएगा जहाँ उसकी जॉब हो। दैट इज द होल सिस्टम। बिल्कुल सही। एक ब्रिज और एक कनेक्शन की तरफ चले। अब कंप्लेंट्स की तरफ चलते हैं कि किस तरह से कॉल रिसीव की जाती है। और जी बेटा आइए, जो मैंने दिखाइए। सर
सर ये दिन में आप कभी भी विजिट करते हैं यहाँ पर, किसी टाइम पे भी? ये सिस्टम बन चुका होता है, ये हमारा सिस्टम बन चुका होता है। इस सिस्टम में अगर आप देखें कि मुझे पता चल रहा होता है कि कौन सी कंप्लेंट है जो उन्होंने शिफ्ट की है, वो वेरियस आरपीओ ने किसको करना है, क्या करना है, और ये डीएजी के सुपरवाही में बनता है, वो खुद इसको देखता है। 2 एसएसपी हैं, ये वो हैं कि जो हमारी पेंडेंसी चल रही है कि किसके पास कितनी पेंडेंसी होगी ओवर 15 डेज या 7-3 का है, फिर आप उनसे ये उससे बात करना है कि इसको तुमने कब तक निकालना है ताकि क्वांटिटेटिव इसका इलाज हो। ठीक है, इस सिस्टम के तहत चलते हैं जी। हाँ जी, किसको करने लगे जनाब? तो अभी आप कॉल करेंगे जी, हम उसको कॉल बैक करेंगे। ये कॉल हम ले चुके हैं उसकी पहले, ठीक है, हमारे बंदे कर चुके, टास्किंग इसकी हो रही है, लेकिन इससे मेरा बात करना जरूरी है। ठीक है, दैट इज हाउ वी गो फॉर दोस केसेस। लाजमी बात है यहाँ पे लाखों कंप्लेंट्स आ रही हैं हर महीने, तो हजारों सारों से तो नहीं, शिफ्टिंग का प्रोसेस पूरा है और इंशाल्लाह ताला उसको सर इट डज मेक अ डिफरेंस कि आप किसी एक को भी अगर कॉल बैक करके आप उससे बात कर रहे हैं तो वो एक तो सुनवाई बड़ा मैटर करता है कि उसकी सुनवाई हो रही है, उसमें जहाँ पुलिस वाला गलत कर रहा है ना, जी जी, उसको जब एक सजा काउंसलर से या खौफ अकाउंटेबिलिटी काउंटर से उसे फिर सारे एनवायरनमेंट, और आप देखें कि पुलिस का ट्रस्ट इससे कितना बहाल होगा कि एक कंप्लेनेंट को आईजी साहब की कॉल बैक आ रही है और आप उसका पूरा एक प्रोसेस जो है उसको फॉलो अप कर रहे हैं, तो नजर आता है कि डिपार्टमेंट हेड खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आईजी पंजाब अर्ज कर रहा हूँ। मोहम्मद रज़ा साहब बोल रहे हैं जनाब। मोहम्मद रज़ा साहब, अपना केस आपका मेरे सामने सारा आ गया और एक आप उसमें कत्ल है, एक ज़ख्मी है, 434 जी जी डबल मर्डर है, एक ज़ख्मी है और 434 आपकी FIR है। अच्छा, इस सिलसिले में हमने, हमारे पास वहाँ पे ASP हैं मुनज़्ज़ा करामत, ये रिसेंटली पोस्ट हुई हैं। शी इज़ अ वंडरफुल पुलिस ऑफिसर, अ वेरी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। मुनज़्ज़ा साहबा को इसका हम इंचार्ज तो बना ही रहे हैं, लेकिन मुतलका जो DPO काड़ा है वो भी आपसे भी बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ से इसका फैसला हम करके दिखाएंगे आपको। जी, मैं अभी रिसेंटली पोस्ट हुआ हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि पहले शायद ये काम नहीं हुआ था, पहले शायद आपकी इस तरह बात भी नहीं होती होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इस काम को आज से लगेंगे, इसका फॉलोअप रखेंगे, ये कंप्यूटर में मार्क भी हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला ये बंदे पकड़ के मेरिट के ऊपर इसकी तफ्तीश भी करेंगे। जी, आपसे भी फ़िलहाल हमारे जो मुलाकात है वो हम आपकी कराते हैं जी। मुनज़्ज़ा साहबा के बीच में नंबर मिलाइए, जो अभी आप होल्ड कीजिएगा जी। इस पूरे सिनेरियो में मेरे लिए एक चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, पुलिस से कोई कंप्लेन है, मैं यहाँ कंप्लेन रजिस्टर करा रही हूँ और मुझे अगर दोबारा से कंप्लेन सेल से कॉल आए और आईजी साहब बात कर रहे हैं, तो आप यकीन जानिए कि पब्लिक का पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ट्रस्ट, मोराल बहुत ऊपर जाएगा और फिर जब ट्रस्ट बहाल होना शुरू होता है तो ख़ुद ब खुद जस्टिस और इंसाफ जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आना शुरू हो जाता है कि एटलीस्ट सुनवाई हो रही है, आपके प्रॉब्लम्स को, आपके मसाइल को, आपकी शिकायत को एड्रेस किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, RPO साहब आप बोल रहे हैं जी। महबूब साहब, डॉक्टर उस्मान अंदर मेरा नाम है। आपके DPO साहब का नंबर अभी इंगेज मिल रहा था, केस ये DPO साहब के लेवल का था, चूँकि उनका नंबर इंगेज है तो आपके पास नंबर है अहमद रज़ा साहब का, आपको भी हम इस पर कॉल पे लेके आते हैं उनको। इनकी तफ्तीश है, डबल मर्डर है, एक बंदा नहीं पकड़ा गया, जो एक ज़ख्मी है इनका बंदा भी, और उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं है। ASP मुनज़्ज़ा साहबा वहाँ पर आ गई हैं, तो उनका भी मैं नंबर में लाता हूँ और आपसे इनका थ्रू कराता हूँ। आप काइंडली लाइन होल्ड रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम RPO साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम ना मोहम्मद रज़ा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, रज़ा साहब अपनी बात बताइए। मैंने RPO साहब को ब्रीफ कर दिया है, ये काइंडली बताइए आपका इस वक्त एग्जैक्ट ग्रीवेंस है क्या पुलिस से? अभी आपके नामजद मुलजिम कितने हैं जिनका आपको पता है और भागे हुए कितने हैं? दोनों इश्तिहारी हो चुके हैं, उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा। ठीक हो गया जी। RPO साहब जवाब दीजिए। अच्छा, अब इसका तरीकाकार है RPO साहब, ये चूँकि DPO साहब के नोटिस में है, आपके नोटिस में है, आई एम ग्लैड, लेकिन इश्तिहारियों को पकड़ना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। ठीक है, ASP साहबा को बुला लीजिए, मुनज़्ज़ा साहबा को, DPO साहब को बुला लीजिए, शी इज़ अ गुड ऑफिसर, और लोकल इन्फॉर्मेशन नेटवर्क इनका चेक कीजिए। सिर्फ टास्क देना या डेट दे देना कि फ़लाँ डेट तक हो जाएगा, जादूगर कोई नहीं है। उनसे पूछिए कि इसके पासपोर्ट कितने हैं, मोबाइल्स कितने हैं, कभी आपने ट्रैकर मंगवाया, कभी उनकी CDR निकाली, उनके जानने वालों के ऊपर, अजीज़ों पे के ऊपर 216 के पर्चे हुए, उनके पास वेपन्स थे।
मुझे बात का इंडी का मैं बताऊं ना जी, तो उसके बाद आप ये निकालिए, उसके बाद इन तमाम प्रोसेस को निकाल के इश्तिहारी की इतनी प्रॉपर्टी है कि 88 की कार्रवाई शुरू हो चुकी है कि नहीं हुई है, अगर उसके नाम की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई लाइसेंस असला उसके नाम पे चल रहा है, क्या वो रिन्यू होता है कि नहीं होता, कोई गाड़ी उसके नाम पे है, उसकी लास्ट लोकेशन क्या आ रही है, ये तमाम चीज़ें आपने स्पेसिफिकली एएसपी साहबा से पूछनी है, उन तफ्तीशी से पूछनी है। सिर्फ टीम बना देने से और टाइम लाइन दे देने से मुलजिम नहीं पकड़े जाते, ठीक है ना। तो इस वजह से आपके ठीक है, आपका मुझे खुशी है कि हुक्म के मुताबिक DPO साहब ने कॉल बैक किया, इनको सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद एंड रिजल्ट अभी 0/0 आ रहा है। इनको बुला लीजिए, किस टाइम पे बुलाएंगे ताकि यहीं से बात क्लियर हो जाए और हम इसका फॉलोअप ले सकें। जी रज़ा साहब को कितने बजे बुलाएंगे आप? कल 11 बजे रज़ा साहब आपने जाना है RPO साहब के दफ्तर में, करीबी है, शक्करगढ़ के सतगरा के आप रहने वाले हैं। ASP साहबा को बुलाइए, अभी ASP साहबा को फ़ोन कीजिए, DPO साहब को फ़ोन कीजिए, टीम पूरी आपके सामने आएगी और इन्हीं सवालों पे इसी ऑर्डर में जो मैंने सवाल आपको बताए आपने पूछना है, मुझे आपने व्हाट्सएप के ऊपर दोबारा वापसी बताना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करेगा जी इंशाल्लाह ज़रूर पकड़ के देंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर ये मैं अपने दिल से तालियां बजा रही हूँ क्योंकि वी हैव नेवर एक्सपेक्टेड इट कि कभी इस तरह से फॉलोअप होगा किसी बात हो जाती है, लेकिन बड़ा अच्छा RPO लेवल पे हो गई। मकसद सिर्फ ये है कि अब फ्रैंकली ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात मुद्दइयों से जब मैं बात करता हूँ ना, तो लाजमत है पुलिस वालों को थोड़ी सी डांट सी भी पड़ रही होती है, नॉट एग्जैक्टली डांट या उनकी खिंचाई होती है, शिकवे होते हैं। नहीं, जो मैं कह रहा होता हूँ वो मुद्दई रिकॉर्ड करके ना अपने फ़ोन से वो नेट पे रिलीज़ भी कर देते हैं। अच्छा, अब उससे ही होता है कि एक तरह का सोशल प्रेशर सा आ जाता है। मकसद सिर्फ इस बात का ये है कि ये काम हमारे होने वाले हैं। अब देखिए मैं आपको सारे दिखाता हूँ, क्यों जी क्या ख्याल है, कितनी नॉन रजिस्ट्रेशन, अब क्या सूरत हाल है, नॉन रजिस्ट्रेशन की कितनी आ रही है? हाँ, तो मेरे करीब आके बोले नॉन रजिस्ट्रेशन की कितनी है? टोटल में से 50% पे नॉन रजिस्ट्रेशन, पहले 55% थी। हाँ, और अब ये बताएं कि जो हमारी डकैती वाली की क्या सूरत हाल है, जो डकैती के अभी आपने मुझे दिखाए हैं, तो आज कितने हैं जिनका डकैती का पर्चा दर्ज नहीं हुआ? हाँ सर, डकैती के पर्चे अब फौरन दर्ज हो रहे हैं, हमारे पास रेशो कम हो गई है कंप्लेंट्स की। देखिए उसमें डकैती के कौन से पर्चे आ रहे हैं? मैं कहता हूँ जी मुझे फलाह बंदे ने डाका मारा है, वो आमतौर पर ना लोकल लेवल के ऊपर राइवलरी होती है, वो हम शिफ्टिंग करते हैं यहाँ पे, हम उसको डकैती, रॉबरी और मोटरसाइकिल चोरी और गाड़ी चोर चोरी करके नाम तो नहीं बता के जाता कि मेरे फलां है। तो हम हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ है। सेकंड प्रेफरेंस हमारी ये है जो इश्तिहारी है, ये बच्चे बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त जी, और इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में आप देखेंगे भी। आज साहब प्रोग्राम का टाइम भी हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी मैं इस तमाम चीज़ों को आप तक दिखा सकूँ, बता सकूँ। इन दी एंड आप एक मैसेज जो आम शहरी को देना चाहेंगे, लाहौरियों को, पंजाबियों को, जिस पुलिस को आप लीड कर रहे हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? आपके कुछ हकूक़ हैं, आपके कुछ फ़राइज़ भी हैं। जो आपके हकूक़ है ना वो देना हमारा फ़र्ज़ है। गाड़ी ख़रीदना आपका हक़ है, मोटरसाइकिल ख़रीदना आपका हक़ है, लेकिन लाइसेंस बनाना आपका फ़र्ज़ है। हमने सेंटर्स बना दिए, आपको कामों को ईजी कर दिया। अब दूसरी चीज़ के ऊपर आइए, FIR दर्ज करवाना आपका हक़ है, लेकिन उसके अंदर झूठी FIR दर्ज कराना या किसी नामजद को गलत नामजद करके उसके ऊपर तंग कराना, ये आपकी सबसे सख्त ज़्यादती होगी। पुलिस की सर्विसेज खिदमत मराकज़ में, पुलिस की सर्विसेज स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में और वुमेन पुलिस स्टेशन में आपके लिए हाजिर हैं। हम वल्नरेबल सेगमेंट्स के लिए भी हाजिर हैं। हमारी पुलिस की जो वेलफेयर है उसका मकसद हमारे ख़ानदान को मजबूत करना नहीं, आपको सर्विस देना है। जहां आपको शिकायत लगे, जहां हमारी कमज़ोरी हो, जहां हाई हैंडेडनेस हो, जहां डकैती चोरी की FIR दर्ज ना हो, अभी फ़ोन उठाए, मत डरें और 1787 पे कॉल करें, हम आपके लिए हाजिर हैं। कम्युनिकेशन बेहतर करना हमेशा मैं कहती हूँ कि एक टूल है जिससे आप अपनी सर्विस को बेहतर कर सकते हैं, और वो हमने उसको लाइव एग्जांपल आपको दिखाई दी। अब आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं और कैसे अपना एतमाद बहाल करते हैं इस पुलिस फोर्स के ऊपर। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।